नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेंच को। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में ठन गई है। संजय राउत ने कहा है कि हम सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल गांधी से बात करेंगे। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना यूबीटी पर तंज कसते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे अघाड़ी के नेताओं के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सुलझ पा रही है सीट शेयरिंग का मामला, कहां फंस रहा है पेंच, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं सीट शेयरिंग में पेंच। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और गठबंधनों की फाइट भी अब सामने आने लगी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आईना दिखाने वाली शिवसेना यूबीटी ने सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी से बातचीत की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भी एमवीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज से खुद प्रचार के मैदान में उतर गए हैं। गठबंधन में सीटों को लेकर जारी खींचतान के बीच अखिलेश की मालेगांव और धूले में रैलियां होनी है। सपा के तेवर देख अब बात इसे लेकर भी हो रही है कि क्या महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश वाली लड़ाई दिखेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सीट शेयरिंग में पेंच। महाराष्ट्र चुनाव में भी एमपी और हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। सपा दर्जन भर सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो वहीं शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने की बात कह रही है। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर मची रार पर महाराष्ट्र बीजेपी ने चुटकी ली है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना यूबीटी पर तंज कसते हुए कहा है, क्या कहा है ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बाल ठाकरे ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मजबूत किया था और लोग बातचीत के लिए मातोश्री आते थे। अब उद्धव ठाकरे कटोरा लेकर घूम रहे हैं, ऐसा बावनकुले ने कहा, जो कि बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं। दरअसल पेंच महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में है, जहां विधानसभा की 228 में से 62 सीटें आती हैं। आइए जानते हैं कहां कहां ये गणित गड़बड़ हुआ है। जेफेक्स 2 अगर जो प्ले करें तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 27 सीटें मिली थी 2019 में, बीजेपी को 15 और शिवसेना को यहां पर 12 सीटें मिली थी। आपको बताएं कि कांग्रेस को यहां पर 29 सीटें अकेले मिली थी। शिवसेना के विद्रोह के बाद शिंदे गुट को 4 सीटें गई और शिवसेना उद्धव गुट को 8 सीटें आई। अब शिवसेना मांग रही है 12 सीटें, कांग्रेस दे रही है 8 सीटें। यह है कुल गणित, यानी कि 4 सीटों पर पेंच फंसे हुए हैं। अब इसी पर रार मची हुई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा
और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, अमन ठाकुर, भारतीय विद्यार्थी, शिवसेना जिला प्रमुख, मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे सबसे पहले अमन ठाकुर, भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिवसेना जिला प्रमुख। अमन ठाकुर जी, सवाल यहां पर यह है कि आप पर तो बीजेपी भी तंज कस रही है और ये कह रही है कि अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो कटोरा लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सवाल यह है कि जब आप विदर्भ क्षेत्र में 12 सीटें जीते थे तब शिंदे गुट अलग नहीं हुआ था। अब 12 में से 4 सीटें छिटक करके शिंदे गुट में चली गई हैं, 8 आपके पास हैं, तो किस हक से आप 12 सीटें मांग रहे हैं? जी देखिए, पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। ये इतिहास आप उठा के देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी को लाने वाली शिवसेना ही है। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के हर एक नागरिक के दिल में निवास करते हैं। विदर्भ की जिन सीटों पर पैच फंसा हुआ है, 12 सीट पूर्व में भी शिवसेना ने ही जीती थी, व्यक्ति विशेष के चेहरे पे नहीं जीती थी। शिवसेना का वहां पर वोट बैंक है, जनादेश वहां की जनता शिवसेना को दिया हुआ है। कुछ बागियों की वजह से वहां पर जो 4 सीटें शिंदे गुट में चली गई हैं, तो जनता वापस से यूपीटी को, शिवसेना यूनिटी को वह सीट पर अपना जनादेश देगी और अपना नेता चुनकर विधानसभा में पहुंचाएगी। चलिए, हेलो जी पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, हम आपके पास आना चाहेंगे। जी, नाराजगी बहुत ज्यादा दिख रही है सपा को महाराष्ट्र में, हेलो इसलिए क्योंकि करीब दर्जन भर सीटें आप लोग मांग रहे हैं और गठबंधन में इतनी सीटों की गुंजाइश सपा के लिए नहीं है, तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि जो है हमारे पास गुंजाइश नहीं है? कुछ आवाज करते हेलो प्रॉब्लम हो रही है। हेलो जी पूजा मिश्रा जी। कि जो है, और देखिए आपको क्या लगता है कि कुछ सीटों की प्रॉब्लम होगी? ये हमेशा लगता रहता है कि जो है सीटों की प्रॉब्लम हो रही है। अब चलिए, प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रदीप भटनागर जी, सवाल यह है कि अब महाविकास आघाड़ी में सीटों के शेयरिंग पर रार मच रही है, तो इसका लाभ तो बीजेपी को होगा ही। अगर सीट शेयरिंग नहीं सही हो पाती है तो चुनावी दृष्टि से बीजेपी को वहां पर लाभ हो सकता है। तो इस तरह के बयान कि उद्धव जी कटोरा लेकर जा रहे हैं, अब आपस में 4 लोग हैं, अगर मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं तो बातचीत तो होगी ना, इसमें अब कटोरा लेने वाली बात कहां से आ गई? कुशवाहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आदरणीय कुशवाहा जी, विषय ये नहीं है कि हमें फायदा और नुकसान की बात नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जो शिवसेना, जिसका चुनाव निशान शेर है, और उस शेर का नाम है बाला साहब ठाकरे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनके बेटे ने आज पार्टी का और उनके नाम का क्या हश्र करा है? सबसे पहली चीज तो सुनने वाली है। अब एक वीडियो बहुत जारी हुई कि उद्धव ठाकरे जी शरद पवार जी से मिलने गए थे
तो बिना परमिशन अंदर घुस गए तो उन्हें बाहर निकाल दिया था कि बिना पूछे कैसे आ गए अंदर, और पूछे का आना चाहिए था। तो वो भी दुनिया ने वीडियो देखी और हमने आपने भी देखी। तो आज उद्धव जी का जो हाल है राजनीति के लालच में, वो आज उन्होंने शिवसेना खत्म कर दी, बाला साहब का नाम बिल्कुल धूमिल कर दिया। जो कस्में और जो वादे करते थे, जो उनका एक राजनीतिक स्टैंड था, वो खत्म कर दिया एक सत्ता के लालच में उद्धव जी ने। अगर उद्धव जी अगर बाला साहब के पद चिन्हों पे चलते तो आज महाराष्ट्र के जिस तरह एक किंग मेकर थे उसी प्रकार ये भी रहते। मगर आप ये देखिए कि आज शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शरद पवार पार्टी सारे एकजुट होकर महाराष्ट्र के मालिक बनना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़ी संख्या, भारी संख्या में अपने विधायक गण ला सकते हैं। मगर वादों के साथ साथ बताते नहीं कि आप किस लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किस लिए क्या हो रहा है, कि आपकी लड़ाई झगड़ा क्या है क्या नहीं है, थोड़ा चीजें नहीं। एक बात आपने कही बड़ी मार्के की कि अगर जो अपने पद चिन्हों पर, बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलते उद्धव ठाकरे, तो आज वो भी किंग मेकर बने रहते। तो क्या अगर वो किंग मेकर बने रहे तो ये भी किंग मेकर बने रहे? क्यों ये जरूरी है? क्यों ये जरूरी नहीं है कि ये किंग भी बने? अगर किंग मेकर बने रह सकते हैं तो किंग बनने का हक भी है। अगर इच्छा है तो उनको किंग बनाया जाए। ये तो आपकी भी जिम्मेदारी थी गठबंधन के रहते हुए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जैसे उनके पिताजी किंग मेकर थे, सत्ता का स्वाद आप लोग चखे, वैसे इनको भी किंग मेकर बना के रखे रहेंगे। किंग बनना चाहते हैं, स्वागत करते आप, किंग बनाते आप, क्यों नहीं बनाया? जी प्रदीप भटनागर जी, आप ही से सवाल है। जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और उसे कभी दीवाने कोशिश नहीं करी। उन्हें केवल मुख्यमंत्री बनना था और वो साइलेंट मुख्यमंत्री बनना था कि डर के मारे कोविड से मार ली। जहाँ शर्तें चलती हो प्यार नहीं चलता, जहाँ शर्तें चलती है वहाँ राजनीति नहीं चलती, क्योंकि ये जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और ये जनता सेवा और जनता के काम के लिए आई है। और अगर उसमें अगर नियम और शर्तें होती है तो हमें सही मंजूर नहीं है। हमने शिवसेना खुद गए और सबसे बड़ा उदाहरण है शिंदे जी। आदरणीय शिंदे जी ने क्यों अपने आप को अलग करा शिवसेना से? क्योंकि वो शिवसेना नहीं छोड़ी थी जो हिंदुत्व के लिए लड़ती थी, जो महाराष्ट्र के लिए लड़ती थी, जो महाराष्ट्र की एकता के लिए लड़ती थी, मराठियों के लिए लड़ती थी, हिंदुओं की बात करती थी। आज वो उस तरीके से नहीं छोड़ा। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास, आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहां पर यह है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों के बीच तालमेल में बड़ा मुश्किल हो रही है। क्या लगता है कि ये महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर अपना तालमेल कर पाएंगे या इसका लाभ बीजेपी ले जाएगी? अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें शरद पवार की पार्टी का सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट था। 10 सीटों में से 8 सीटें जीते थे। इसलिए उनका मानना ये है कि सबसे ज्यादा उनका अधिकार होना चाहिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके अलावा कांग्रेस सबसे बड़ी परफॉर्मेंस 13 सीट जीती थी। विदर्भ रीजन का पेश क्यों है? क्योंकि विदर्भ रीजन में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अब शिवसेना की बात उद्धव ठाकरे वाले की, शिवसेना ज्यादातर लोकसभा की सीटें जो थी वो पहले शिंदे जीता था, इसमें उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। अब मैं आपको एक मोटा उदाहरण शिवसेना का जिक्र कर रहे थे। जो भी पार्टी अपनी कोर आइडियोलॉजी से चेंज होती है ना, उसके अस्तित्व का खतरा हो जाता है। शिवसेना की जिस आइडियोलॉजी से स्थापना थी, आज शिवसेना उस पर डिविएट करके महाविकास अघाड़ी में उन पार्टियों के समर्थन में है जो उसका विरोध करते थे।
अब जब वोटर तक आप ये मैसेज लेके जाते हो ना, तो ये मैसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत में एक समुदाय है जिसे मुस्लिम समुदाय कहते हैं, वो भाजपा के सिर्फ विरोध में वोट करता है। ये नहीं देखता कि मैं शिवसेना को कर रहा हूँ, कांग्रेस को कर रहा हूँ या एनसीपी को कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा मुंबई के चुनावों में शिवसेना को इसका फायदा मिला, उनको इस समुदाय ने वोट करा और उनको अच्छे वोट मिले। यही सब चीजों के कारण यह पेट खत्म हुआ है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ये सर्वाइवल की लड़ाई है। अगर इस समय वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो अगले 5 साल की राजनीति बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर बीजेपी वहां फिर सत्ता में आती है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एनसीपी की दशा और दिशा इस चुनाव के बाद तय हो जाएगी कि एनसीपी शरद पवार जी के पास रहेगी या अजीत पवार पास रहेगी। ये समस्या कहाँ पे, कोई भी पार्टी अगर अपने कोर से डिविएट करती है तो उसके लिए मुश्किल है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों में बीजेपी थोड़ा सा सेकुलर हुई, उनको उसका डेंट मिला, उसके बाद से वो अपनी कोर हिंदुत्व पे लौट के आए। जो उनकी स्थापना का विषय था, जब उनकी स्थापना हुई थी, आप देखिए हरियाणा में असाधारण नतीजे आए। आपको अपने कोर पे लड़ना पड़ेगा। आप हार या जीत अलग चीज है, लेकिन अगर आप अपने कोर से डिविएट होंगे तो प्रॉब्लम है। अब आप लोग जैसा कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी किंग मेकर फैमिली से थे, बालासाहब ठाकरे जी की यही आइडियोलॉजी थी कि राजा बनाओ, राजा बनने की कोशिश ना करो तो वो सम्मान बना रहेगा। लेकिन जब आप खुद राजा बनने की कोशिश करोगे तो आपको वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सीखना पड़ेगी। तो और राजनेताओं पे है, शरद पवार जी जैसी ट्रेडिशनल राजनीति चाहे भी महाराष्ट्र में किसी को आती हो, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को सीएम फेस बनाया और इतनी सारी चीजें घटित हो गई, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी टूट गई। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपके पार्टनर क्या है और आपको नेतृत्व की क्षमता क्या है। आप देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो शिवसेना से लोकसभा स्पीकर बनाया गया था। ऐसा नहीं है उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की हैसियत में मुंबई जाते थे तो वो मुंबई जाके और बाला साहब के घर मातोश्री जाते थे। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो वो आशीर्वाद लेने मातोश्री गए थे। बाला साहब का वीडियो है कि हिंदू को अगर कोई आगे लेके चल सकता है तो वो नरेंद्र मोदी लेके चल सकते हैं। इसलिए इन चीजों को शिवसेना को देखना पड़ेगा। जैसा आप समाजवादी पार्टी की समस्या से पूछ रहे थे, समाजवादी पार्टी जो है अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए महाराष्ट्र गई है, वो उन्हीं सीटों की डिमांड कर रही है। आज वहाँ अखिलेश यादव जी की मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रैलियां भी चल रही है। वो उनका हक है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के पार्टी, उनके सीट मांगने का पूरा हक है, उन्हें चुनाव लड़ने की वहाँ पूरी कैपेसिटी। आप देखिए अभी अखिलेश यादव जी ने 20 सीटें जम्मू कश्मीर में भी लड़ी थी, नतीजा जो भी आया, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना रहेगा कि उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से है। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की खोज में निकली और प्रादेशिक पार्टियों के रूप में भी सर्वाइव नहीं कर पाई। तो कांग्रेस को यह देखना होगा कि अगर कांग्रेस 70 सीटें देगी तो फिर कांग्रेस डिसीजन मेकिंग पावर में कैसे आएगी। आज देश में कांग्रेस के पास यही समस्या है कि कांग्रेस उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ती तो वो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। तो सरकार बनेगी कैसे, और जब आप गठबंधन पे आश्रित रहते हो तो आपको गठबंधन के नियमों का पालन करना पड़ता है। आप देखिए वहां भाजपा ने शिवसेना से मुख्यमंत्री दे रखा है, इसी वजह से शिवसेना से मुख्यमंत्री दे रखा है क्योंकि सबसे बड़ा दल भाजपा है। लेकिन भाजपा ने अपनी कैडर को समझा के बाद शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दे रखे। जी बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है देवेंद्र जी? जी देखिए देवेंद्र जी, अब पहले तो आप मुझे वो क्लियर नहीं हो पाया था, आवाज कुछ इशू चल रही। समाजवादी पार्टी की बात कर रही थी, समाजवादी पार्टी में तो आपको भी पता है देवेंद्र जी, दिखाती है गठबंधन के बाद 2024 में उत्तर प्रदेश में सीटें विधानसभा का चुनाव रहा, हरियाणा में लड़ा, और अगर महाराष्ट्र में आप ऐसे देखिए ना, हमारे पास में हम 2 सीटों पे सेकंड पोल किए हुए और हमारे समर्थन से मुंबई की जो पूर्वी एक कांग्रेस के पास में के पास में
जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन से रही, 5 सीटों की तो हमारा अधिकार ही बनता है। और अब अगर कांग्रेस सीटें मांग रहे, आप देखिए कि हमने जो है गठबंधन 10 दिन है कि जिनका आधार नहीं था, अभी अगर जो है सीटें बढ़ करके हमारा तो आधार है। और आपको भी पता है कि महाराष्ट्र की करके 25 से लेकर 30% प्रभाव है वो जो है उत्तर भारत की है। और आपको लगता है कि भारत का कोई था, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहां अगर आप देखिए हरियाणा, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ी, और अगर जो है आपको लगता है कि हरियाणा में जाकर चुनाव आप चुनाव हार आती क्या, ऐसी नहीं आती। हम जो है मजबूत है और गलत भी नहीं मानते। हालांकि जो है का जो डिवीजन होना में जमीन की वो अलग बात है, लेकिन हम उतनी बात कर रहे हैं, उतनी सीटों की बात कर रहे हैं जितना आधार है, और हम इतनी मजबूती के साथ में जो है दल दिखाते हैं और अपने अधिकार की बात करें, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमन ठाकुर जी, भारतीय विद्यार्थी परिषद शिवसेना जिला प्रमुख, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी ने कहा कि आप मूल धारा से, मूल विचारधारा से शिवसेना अलग हो गई, जिसके कारण उसे विभाजन का दंश झेलना पड़ा। और अब जो भी बातें आप जनता में प्रेषित करेंगे उस पर जनता को भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये किंग मेकर बनने से के बजाय किंग बनने की क्या सूझी उद्धव ठाकरे जी को? देखिए, पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, शिवसेना अपनी मूल विचारधारा से नहीं भटकी हुई है। शिवसेना शुरुआत से ही जिस विचारधारा पे कार्य कर रही थी, आज भी शिवसेना संगठन की वही विचारधारा है। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को हमारे नेता उद्धव ठाकरे आगे बढ़ा रहे। बीजेपी ने जो पूर्व विधानसभा चुनाव में शिवसेना के साथ छल किया है, महाराष्ट्र की जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए, उन्हें अपना हक दिलाने के लिए शिवसेना को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। बीजेपी से अलग होकर महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर सरकार बनाई और महाराष्ट्र की जनता के हित में कार्य पूर्व में भी करती रही और आज भी कर रही है। चलिए, प्रदीप भटनागर जी, शिवसेना का कहना है कि वो मूल विचारधारा से अलग नहीं हुई है, अब भी उसी विचारधारा पर कायम है। क्या लगता है आपको? अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने अभी बड़ी चीज बताई थी, अभी मैंने शरद पवार जी के बारे में बताया था कि एक तरफ से मिलने गए थे और किस तरह उद्धव जी शरद पवार ने बाहर जाने के लिए बोलते कि बाहर बैठो, बातें बुलाएंगे आपको। मेन धारा की बात है। आपको पता है कि जब तक बाला साहब रहे तब तक शरद पवार जी की दोबारा मिलने के बैठने की हिम्मत नहीं थी, मात्र सिटी में आने की। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते शरद पवार को। और शरद पवार जी को बोलते थे कि भारत का ये गलत आदमी है, इसकी दलालों में गिनती है। वो इतना शब्द इसके कार्य होते थे बाला साहब के। और बाला साहब से मिलने के लिए डेलीगेशन अगर विदेश अमेरिका से भी आता था ना, तो उनके मात्र श्री में आता था। और आज भटक रहे जगह जगह। आज इनका अगर राजनीतिक धरोहर की आई और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, तो देखिए कि बेटा जी और पापा जी ने किस तरह विधानसभा दिल्ली से अपने घर से चलाई, मात्र चलाई। मंत्रियों से मिलना नहीं, मंत्रालय काम नहीं देखने, मंत्रियों की सुनना नहीं, विधायकों को गाली बकना, उनकी औकात नहीं समझना। तो विधायक और मंत्रियों ने उनकी औकात दिखा दी कि भाई आप यहाँ हो, यहाँ स्टैंड करते हो, यहाँ ना हो बस। तो ये तो उद्धव जी को चिंता करनी पड़ेगी कि आप कहाँ थे और कहाँ हैं आज आप। भाई हम तो आज भी शिवसेना को अलग नहीं मानते और आज भी मान सम्मान करते हैं, तो सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी की वजह से। इसी प्रकार अकाली दल
उनका भी मान सम्मान करते हैं प्रकाश सिंह बादल जी की वजह से, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ हैं और बहुत लंबे टाइम से एनडीए का मार्गदर्शन कर रहा है। जो हमारे लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी इधर रहे, पॉलिसी को और उनको आगे लेके चलेंगे, उनको ध्यान, उनको बैकग्राउंड नहीं करेंगे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया था तो उसका मान सम्मान पूरा होगा, और उसका उदाहरण भी आपके सामने दल हमारे साथ चल रहे हैं अभी जी। तो तब जी को देखना कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह स्टैंड करना है, क्या करना है जी। पूजा मिश्रा जी, आखिर महाविकास अघाड़ी में और एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें चाहिए? सपा कितनी सीटों की मांग कर रही है और मिल कितना पा रहा है? कितनी सीटों की मांग करें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि हुआ नहीं है, और कितनी भी नहीं उसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो हमारे जो जिसपे हमारा अधिकार बनता है उतनी सीटें तो हम लेंगे ही। आपको पता है कि महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं हमारे, 2 सीटों पे हमने सेकंड पोल किया हुआ है, और आपको ये भी पता है कि मुंबई का जो पूर्वी और पश्चिमी जो है विधानसभा जो 2 विधायक बने थे, कांग्रेस के बने, शिवसेना के बने, उसमें भी जो समाजवादी पार्टी का योगदान रहा है। मैं कुछ सीटों के नाम बता देती हूँ जहां से तो हम चुनाव लड़ेंगे ही, जैसे कि हम लड़ने का अधिकार रखते हैं, बाकी वो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर करेंगे उनका डिस्कशन वगैरह तो हो जाएगा, पर इतना तो हमें लगता है कि हमारी पार्टी डिजर्व करती है। जैसे अणुशक्ति नगर हो गई, वर्षुआ हो गई, रिवंडी हो गई, गोवंडी हो गई, दूल्हे हो गई, मानखुद हो गई, और शिवाजी नगर कह लीजिए, औरंगाबाद कह लीजिए, ये सीटें जो है समाजवादी पार्टी तो लड़ेगी ही, क्योंकि हम मजबूत है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी तो 30 से लगभग 30% जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की जो है आबादी है वहां पे। और आपको ऐसा नहीं लगता देवेंद्र जी की जब उत्तर भारत का कोई नेता जाएगा वहां पे तो आपको लगता है क्या इम्पैक्ट ही नहीं डालेंगे? बिल्कुल इम्पैक्ट डालेंगे। और हमने तो जो है गठबंधन दल में रहते हुए हमेशा बड़ा दल दिखाया, हम जिनका कहीं आधार भी नहीं था, हम उन जहाँ आधार होने वाले पार्टियों को भी हमने बड़ा दिल करके जो है ज्यादा सीटें दी थी। यहाँ तो हमारा आधार भी है और हम जो इसके लायक भी हैं, तो हमें तो कुछ सीटें चाहिए उनकी मजबूती से करने की। आप अगर हरियाणा को अगर ना मिले, अगर इतनी सीटें ना मिले, अगर इतनी सीटें ना मिले तो जब ना नहीं मिलेगी तब की तब देखी जाएगी, उसी से तो डिसाइड करेंगे। नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पर अभी तो हमें बताया कि जो है हम गठबंधन में हैं और हमें सीटें भी मिल रही है और हम चुनाव मिलेंगे। नहीं, गठबंधन में रहते हुए भी अलग अलग चुनाव लड़ने, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो जैसा जिसमें तो डिसाइड करेंगे, जैसा जो है सही है। अगर देखिए इस चीज को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी रही जिसने इंडिया अलायंस में रह करके लगातार बड़ा दल दिखाते रहा और भाजपा दिखाते रहे, क्योंकि हमें लगता रहा कि ये जो आपातकालीन भाजपा सरकार है जिसने मोनोपोली चलानी है, जिसको डिक्टेटरशिप चलानी है, उसको पिछले रोकना होगा। और आपको पता है कि इनके रथ को रोकने का सबसे बड़ा जो है श्रेय जाता है समाजवादी पार्टी को जाता है। इसको मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया अलायंस का घटक दल या कोई इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टी नहीं, तो वो तो उत्तर प्रदेश में रोक सकती है ना आप, महाराष्ट्र में तो सिर्फ 2 ही। क्या लगता है कि महाराष्ट्र में मैंने कभी गिनाए आपको, हमारे 2 विधायक है और हमारे 2 सीटों पे हमने सेकंड पोल किया था कि हमारे अधिकार नहीं बनते हैं, 5 सीटें तो हमारी ऐसे बनती है। और जिनके आधार नहीं है कहीं पे, बिल्कुल आपको क्या लगता है कि जो है आधार नहीं रहे, हमने 17 सीटें दी है, उसके बाद में चुनाव हुआ वहां पे, वो अलग बात है आप जीतेंगे कितने सीटें, हो सकता है कि हम लड़ते कुछ अलग परिणाम आता, कुछ और बढ़ गया आता, कुछ अलग परिणाम आता, लेकिन जब हम जहाँ पे जितना हमारा अधिकार बना, देखिए हम बड़ा दिल दिखाते हैं, हम अपना अधिकार भी जानते हैं, अपने अधिकार के हिसाब से बात करेंगे। अभी जो है इंडिया अलायंस के साथ में हम है कि भाई जो है जो भाजपा की मोनोपोली चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, जो गलत नीतियां चल रही है, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया अलायंस का होना। आपको पता है कि महाराष्ट्र में अगर खाकर के देखेंगे तो किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा है, और उससे 2023 का आंकड़ा है कि लगभग जो है 20,000 जो है आत्महत्याएं हुई है महाराष्ट्र भर में। चलिए, तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया अलायंस वहाँ पे मजबूती के साथ मेरा वो समाजवादी पार्टी है मजबूत। हमने तो हरियाणा पूरी तरीके से छोड़ दिया था, एक भी सीट नहीं लड़े थे। आपको क्या लगता है कि हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्या? हमारा कोई बिल्कुल जनाधार ही नहीं हो सकता था क्या? अगर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहाँ पे जाते नहीं, बैठकें तो होती रही ना हरियाणा में, तो बैठकें होती रही, लेकिन टेबल तक ही सिमटी, बाकी धरातल पे नहीं होता। हमारा मानना है कि अगर देश हित में हमारा योगदान काम आता है तो हम योगदान दे देंगे, तो हमने दिया।
ठीक है, अगर यहाँ भी देश हित में योगदान मांगेंगी अन्य पार्टियां तो यहाँ भी दे दीजिएगा, देश हित माना जाएगा। चलिए डिसाइड करेगा ना, वो समासीन हो समझ तुम हुए नहीं, जितना ही दुष्ट गौरव ने तुमको काया समझा उतना ही जी, फिर तो ऐसा हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, जिन जिन सीटों को इन्होंने गिनाया है पूजा मिश्रा जी ने, वास्तव में उन पर अधिकार तो समाजवादी पार्टी रखती है कि वो सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब पहले ही अब चुनाव के रणभेरी बजा चुके हैं, आज चुनावी सभा हो रही है अखिलेश जी की, उससे लगता नहीं है कि अब ये मानने वाले हैं उससे कम पर। जितनी ये सीटें मांग रहे हैं उतना चाहिए, और जैसे कि पूजा मिश्रा जी ने अभी कहा कि हरियाणा में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़े, हमने त्याग कर दिया, यहाँ त्याग होने वाला नहीं है, पूजा जी की बातों से ही लग रहा है। मैं बताता हूँ, यहाँ त्याग नहीं होने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ये अपनी तरफ से जो होगा विधानसभा चुनाव में ही आएगा। रीजनल पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के वोट से ही बनी हुई है। ममता बनर्जी की स्थापना क्या हुई? कांग्रेस के वोट से हुई। आप हरियाणा का चुनाव अगर बोले, समाजवादी पार्टी वहां लड़ती तो वो उस सीट पे कब लड़ना चाहती थी जब बीजेपी के सामने वो हो और पूरा उसके साथ हो। वो चीज नहीं हो पाई तो वो नहीं लड़ी। समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें जम्मू कश्मीर में लड़ी, वहां उनका कोई पुराना जनाधार था, कोई पुराना वोट बैंक था नहीं था, वहां तो उन्होंने कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा। राजनीतिक पार्टियां यदि अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट चुनाव पर समय करती है ना, कहीं फ्रेंडली फाइट होगी, जैसे आम आदमी पार्टी के हरियाणा में थी, जनता इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से अब समझने लगी है। जहां आपका जैसा मतलब होगा वहां आप अलाइनमेंट कर लोगे, जहां आपका मतलब नहीं होगा वहां आप अलाइनमेंट नहीं करोगे। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल वहां जाके दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ोगे, कहीं इनको इसका खामियाजा अपने प्रदेश में ना भुगतना पड़े। क्या अखिलेश यादव जी 2027 के लोग विधानसभा चुनाव में आधी सीटें कांग्रेस को देंगे? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, क्योंकि यही उनका राजनीतिक आधार है। अगर वो कहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी भी, तो एक और एक मात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश में जहाँ वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जब ये विधानसभा के चुनाव होंगे ना, तो ये सारी एस्पिरेशन आपको वहां दिखेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को सीट नहीं देना चाह रहा। जब ये कोलैबोरेशन सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या है। अभी जगह दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहेगी, क्योंकि रीजनल पार्टी जो है कांग्रेस के वोट बैंक पे ही सर्वाइव करती है। उनका अपना वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के कमजोर होने के वजह से ही बना है। और बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस और रीजनल पार्टी के विरोध के वोट को इकट्ठा करा है, लेकिन आज उनका वो कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतर पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुसंख्या को लेकर चल रहे हैं। क्या शिवसेना ये बताना चाहेगी कि वीर सावरकर पे वो कांग्रेस के साथ है? क्या बांग्लादेश के मुद्दे पे वो कांग्रेस के साथ है? क्या 370 में वो कांग्रेस के साथ है? नहीं है। उद्धव ठाकरे जी अयोध्या आते हैं दर्शन करने, क्या वो राहुल गांधी जी को कभी लाएंगे? नहीं होगा। अखिलेश यादव जी भी लखनऊ में रह के अभी तक दर्शन करने नहीं गए। तो आपने इस जनाधार को एक जगह इकट्ठा करके लोकसभा में जो फायदा लेना था ले लिया, लेकिन आप इस चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते जनता में जाके। आपने हरियाणा के चुनाव में संविधान का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपको मालूम था ये यहाँ नहीं चलेगा। वहाँ आप लाइन किसान, पहलवान, नौजवान, वो भी नहीं चला। जब आप महाराष्ट्र के चुनाव में जाओगे ना, फिर आप गोल पोस्ट चेंज करोगे। आपको एक गोल पोस्ट पे रहना पड़ेगा, तभी तो आप गोल कर पाओगे। अगर आप अपनी सुविधा से गोल पोस्ट ही बदलते रहोगे तो फिर गोल कैसे होगा? यही मुश्किल है कि रीजनल पार्टी की इन फाइटिंग से बीजेपी को फायदा होता है और वो चुनावों में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती है। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है। पेच इस कदर फंसा हुआ है कि सपा
को जितनी सीटें चाहिए उतनी लेगी ही, वरना अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे गठबंधन को नुकसान होगा। वहीं शिवसेना उद्धव के नेता अब राहुल गांधी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ सीटों पर सभी पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो महाविकास अघाड़ी विकास कैसे कर पाएगा, और अगर विकास नहीं कर पाएगा तो बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाएगी। खैर, आने वाले दिनों में यह पता चल जाएगा कि वास्तव में सहमति सीटों पर बन पाती है या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।